साइंस का मैं क्वेश्चन सेकंड लेकर के आया हूं जो कि एग्जाम में पूछने जाने के बहुत चांस है, तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखें और आंसर को याद करने की कोशिश करें और समझने की कोशिश करें। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। मैं क्वेश्चंस को टाइप करता हूं, आंसर टाइप करता हूं और मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, तो इजी वे में आप समझ सकते हैं। जैसा कि मैं आज क्वेश्चन लेकर के आया हूं जो कि एग्जाम में पूरे चांस है कि पूछे ही जाएंगे। ओके, तो ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन है कि मैं क्वेश्चंस को टाइप कर रहा हूं। ओके, क्वेश्चंस कहा जा रहा है आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है। बहुत ही साधारण क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान से देखिएगा कि आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है। सबसे पहली बात, हम जब नमक लेते हैं मार्केट से तो उसमें आयोडीन युक्त नमक होता है, बिकॉज वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों होते हैं मैं आंसर टाइप करता हूं, उसके बाद मैं आपको समझाता हूं। ध्यान से देखिएगा, इसका आंसर दिया हुआ है, मैं टाइप कर रहा हूं। अब टू ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन आवश्यक होता है। हमारे शरीर में प्रोटीन और वसा के उपापचय को थायरॉक्सिन कार्बोहाइड्रेट नियंत्रित करता है। यह वृद्धि संतुलन के लिए आवश्यक है, अर्थात वृद्धि संतुलन के लिए बहुत आवश्यक होता है। और यदि हमारे भोजन में आयोडीन की कमी रहेगी, अगर हमारे भोजन में आयोडीन की कमी हो जाती है तो हम ग्वाइटर से ग्रसित हो सकते हैं। एक ग्वाइटर रोग से हम ग्रसित हो सकते हैं जो बहुत ही भयंकर रोग होता है। इस बीमारी का लक्षण फूली हुई गर्दन या बाहर की ओर उभरे हुए नेत्र गोलक हो सकते हैं। और इस बीमारी का बहुत ही बुरा लक्षण होता है, जैसे कि आप देखते होंगे घेघा टाइप से इस तरह से यहाँ पे निकला हुआ रहता है, गाल फुला हुआ रहता है, उसी को कहा जाता है। इस रोग से बचने तथा आयोडीन की शरीर में कमी आयोडीन की हमारे शरीर में कमी को दूर करने के लिए आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह दी जाती है, ताकि हमारे अंदर आयोडीन की कमी ना हो और हम किसी भी प्रकार से बीमारी से ग्रसित ना हो। आप जैसे कि आयोडीन की अगर कमी होती है तो हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां जो कि बहुत ही खतरनाक बीमारियां होती है, जिसमें हमने पहले ही बताया कि इस तरह से घेघा टाइप से हो जाता है, जो कि यहाँ पे फूल जाता है, जो कि आयोडीन की कमी के कारण होता है। तो इसीलिए हमें सलाह दी जाती है कि आयोडीन की कमी हमारे शरीर में ना हो, जिससे कि हम बीमारी से बचे रहें। इसलिए आयोडीन युक्त नमक की सलाह दी जाती है। इसलिए आपसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी अगर खाना खाते हैं तो उस भोजन में आयोडीन युक्त नमक का ही यूज करें। थैंक यू। साइंस में जो पूछे जा सकते हैं बिहार बोर्ड क्लास 10 2025 में जो फाइनल एग्जाम में मैं वही क्वेश्चन से लेकर के आया हूं, क्योंकि साइंस बच्चे के लिए बहुत टफ लगता है। तो आज का बहुत ही साधारण और बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो मैं क्वेश्चंस को टाइप कर रहा हूं और आंसर भी टाइप कर रहा हूं और समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो प्लीज इस क्वेश्चंस को ध्यान से सुने और इसका आंसर भी सुनने की और याद करने की पूरी कोशिश करें। ओके, मैं क्वेश्चंस टाइप कर रहा हूं। द्विखंडन और बहुखंडन में अंतर स्पष्ट करिए। द्विखंडन और बहुखंडन में अंतर स्पष्ट करना। द्विखंडन का मतलब होता है दो और बहुखंडन का मतलब होता है दो से अधिक। ये क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए, आंसर क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। मैं आंसर टाइप कर रहा हूं। द्विखंडन और बहुखंडन में निम्नलिखित अंतर इस प्रकार हैं। ओके, नंबर 1 द्विखंडन की मैं बात कर रहा हूं। द्विखंडन में नंबर 1 में बता रहा हूं, इसमें एक जीव से दो जीव बन जाता है। इसमें एक जीव से कितने जीव बन जाते हैं, दो जीव। अगर मान के चलिए कि द्विखंडन की बात किया गया, द्विखंडन की बात करें तो इसमें एक जीव रहता है और इससे बन जाता है कितने जीव, तो दो जीव बन जाते हैं। ये याद रखिएगा, ये हो गया द्विखंडन। अब इसके बाद बहुखंडन का पहला मैं बता रहा हूं, इसमें एक जीव से दो या दो से अधिक जीव बन जाते हैं। इसमें कहता है कि एक जीव है, एक जीव से दो जीव या दो से अधिक जीव भी बनने की पूरी चांस होते हैं, इसे बहुखंडन कहा जाता है। दूसरा पॉइंट द्विखंडन का, यह अनुकूल परिस्थितियां में पूर्ण होता है। यह अनुकूल, इसके लिए अनुकूल परिस्थितियां होती तभी जाके पूरा होता अर्थात बनता है। इधर कहा गया बहुखंडन की बात करें सेकंड, यह प्रतिकूल परिस्थितियां में पूर्ण होता है, अर्थात ये प्रतिकूल परिस्थिति इसको मिलेगा तो पूरी तरीके से ये बन पाएगा। तीसरा, द्विखंडन में कोशिका के चारों ओर शिस्ट अथवा रक्षा भित्ति नहीं बनती है, अर्थात इसमें अगर किसी प्रकार से कोशिका है, इसके कोशिका के चारों ओर जो शिस्ट होती है, रक्षा झिल्ली, वो नहीं बनती है, ये याद रखिएगा। जबकि बहुखंडन में थर्ड पॉइंट है, कोशिका के चारों ओर शिस्ट अथवा रक्षा भित्ति बनती है, जबकि इसके अंदर अगर चारों तरफ अगर
कोशिका बनती है, जिसके बाहर रक्षा झिल्ली बनती है। ये याद रखिएगा, बहुखंडन की ये कहानी है। चौथा पॉइंट है कि द्विखंडन में बहुखंडन की तरह की कोई प्रक्रिया नहीं होती है। अर्थात कहा गया है कि जिस प्रकार से बहुखंडन में होता है उस प्रकार से द्विखंडन में नहीं होता है। और चौथा पॉइंट बहुखंडन का बताते हैं, तो कहता है कि शिष्ट के भीतर कोशिका का केंद्रक कई बार खंडित होकर के अनेक छोटे छोटे केंद्र बना लेते हैं। अर्थात इसके अंदर, शिष्ट के अंदर कई बार ऐसा होता है कि छोटे छोटे खंडन बना लेते हैं, जबकि इस प्रकार से ऐसा इसमें नहीं होता है। तो द्विखंडन और बहुखंडन से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसको ध्यान से पढ़ें और याद कर लें। थैंक यू। साइंस का मैं अगला क्वेश्चन जो लेकर के आया हूं, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही साधारण है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि जो आपके एग्जाम में पूछे जाए वो क्वेश्चंस को मैं गेस करके आपको बता सकता हूं। तो आप इस क्वेश्चंस को जरूर एक बार याद कर ले। बाय चांस पूरी तरीके से आने की संभावनाएं ज्यादा, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को बता रहा हूं। तो क्वेश्चन में टाइप करता हूं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन कह रहे हैं हमारे पास कि उत्तम ईंधन के कौन कौन से लक्षण हैं। उत्तम ईंधन क्या होता है? सबसे पहली बात है उत्तम ईंधन क्या होता है, उसके लक्षण कौन कौन से। कहा गया उत्तम ईंधन के कौन कौन से लक्षण हैं, तो हमारे पास ये इसका आंसर है उत्तम ईंधन होता क्या है। तो सर उत्तम का मतलब होता अच्छा, हमने बोल दिया उत्तम, तो उत्तम का मतलब होता है अच्छा। ईंधन का मतलब क्या होता है, तो ईंधन का मतलब होता है जैसे कि जो जलता है ना, लकड़ी, पेट्रोल, कोयला इत्यादि, ऐसे सभी को बोला गया ईंधन के रूप में। लेकिन अब कहा गया इतने सारे ना जलावन के प्रकार, तो उसमें से अच्छा ईंधन कौन है इसके बारे में बताया गया है। और जब अच्छा ईंधन है अर्थात कि उत्तम ईंधन के कौन कौन से लक्षण हो सकते हैं, तो इसमें कोई एक ऐसा उत्तम ईंधन होगा, तो उसमें अच्छा मतलब कि इसमें से कौन है जो कि उत्तम ईंधन है, उसके लक्षण कैसे पकड़ में आएगा कि कौन हमारे लिए अच्छा ईंधन है। तो इजी वे में इसको ध्यान से देखिएगा, मैं आंसर बता रहा हूं। हम इसका आंसर लिख सकते हैं कि उत्तम ईंधन के निम्नलिखित लक्षण इस प्रकार हैं। ओके, सेम ऐसे ही लिखना है। नंबर 1 पॉइंट, इसका उष्मीय मान अधिक होना चाहिए। उत्तम ईंधन का पहला पॉइंट है इसका उष्मीय मान अधिक होना चाहिए। उष्मीय मान का मतलब होता है कि मान के चलिए कि जल रहा है तो इसका जो लौ होगा ना वो अधिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अधिक लौ होना चाहिए, ना कि धुआं देना चाहिए। तो पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट में टाइप कर रहा हूं, इसका ज्वलन ताप उचित होना चाहिए। ज्वलन ताप उचित होना चाहिए, यही जो ज्वलन ताप हो गया ये उचित होना चाहिए। ओके, याद रखिएगा। और तीसरा, इसके दहन की दर संतुलन होना चाहिए। इसके जो दहन की जो दर है ना, ये जो जल रहा है ये संतुलित होना चाहिए। संतुलित का मतलब होता है एक समान जलते रहना चाहिए, ये नहीं कि तुरंत जला तुरंत बुझ गया, हल्का 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 जलते, कोई हल्का जला कोई कभी तेज जला, ऐसे नहीं होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट कहता है यह सस्ता होना चाहिए। उत्तम ईंधन का मतलब है सस्ता, क्योंकि कहते हैं ना इंसान सस्ता में ज्यादा जाता है, तो ये सस्ता भी होना चाहिए। तो अगर ये सस्ता है तो भी उत्तम ईंधन कहा जाएगा। आगे इसमें कहता है कि दहन के बाद विषैली गैस नहीं निकलनी चाहिए। अर्थात उत्तम ईंधन का यह भी गुण है कि जब ये दहन हो जाएगा, अगर ये जलता है तो जलने के बाद इसमें से विषैले अर्थात विषैले जो गैस होते हैं वो नहीं निकलने चाहिए, तब हम उत्तम ईंधन कह सकते हैं। छठा कहता है इसका भंडारण तथा उपयोग यानी कि प्रयोग विधि सरल तथा सुरक्षित होनी चाहिए। इसका ये आसानी से हमें मिल भी जाए, साथ ही साथ इसका हम सही से यूज भी कर लें और लंबे समय तक ये टिका रहे, इसे ही कहते हैं उत्तम ईंधन। और ये क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में बारीकी से पूछे जाएंगे, तो इस क्वेश्चंस को ध्यान से देखें और याद कर लें। थैंक यू।